Good evening, everyone. Now we ready to start another class for 11th accounts. Who one interested to study of 11th accountancy, join early as possible. Your daily class time is 8 p.m. Each one who wants to learn accountancy concepts and basics, join my class. As you know, लास्ट 16 डेज से आपके साथ नियमित रूप से इवनिंग 8 PM पर हम आपके लिए प्रतिदिन 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करा रहे हैं. नॉट ओनली स्टूडेंट्स so understand your concept of accountancy. Now 2 minutes left for starting your class. जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमर्स एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट का न केवल पासिंग मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, बल्कि डे टू डे जो आप एक्चुअली बाजार में या मार्केट में जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइफ स्टाइल में शार्पनेस के लिए और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए ये न केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर किसी स्टूडेंट के लिए, हर किसी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो बेसिक्स को समझ ले. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं वो आकर फटाफट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा उद्देश्य न केवल आपको टीच करना है बल्कि छोटी छोटी अकाउंट्स से जुड़ी हुई बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, ताकि जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आज हम बैंक रिकॉन्सिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं. शायद ही आज के समय में कोई भी व्यक्ति होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं होता है, लेकिन वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं ये समझ नहीं पाते हैं. तो हम देखते हैं कि जब हम बैंक जाते हैं या आप बैंक जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे पूछते हुए मिलते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, इसका क्या महत्व है, ये कैसे किया जाता है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप बहुत सारे अकाउंट्स के बारे में बातें जानना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ नियमित मेरी क्लास में जुड़कर ये चीज़ें जान सकते हैं.
मैं YouTube के माध्यम से डे टू डे आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे आपके साथ लाइव हूँ ही। आप चाहें तो अपने सारे प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करके उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, ना केवल 11th 12th के बल्कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी यदि हैं, तो वो यदि ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर माय कंप्लीटेशन ऑफ एजुकेशन हम क्या काम करें, क्या जॉब करें या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में भी एक क्लास, स्पेशल क्लास लेकर इन फ्यूचर में आपके साथ होऊंगा। लेकिन अभी आज हम नियमित क्लास के साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नाउ योर टाइम इज अप, 8 PM in your clock. So now we started class for the day. Today's topic is bank reconciliation statement. In last chapter, in last class, we discussed cash book. We discussed 4 types of cash books: single column cash book, double column cash book, triple column cash book and petty cash book. डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम कैश बुक। जब हम कैश बुक में बैंक के कॉलम को लेते हुए कैश बुक मेंटेन कर चुके हैं, तब एक ये क्वेश्चन आता है कि जो बैंक बैलेंस हमारी कैश बुक हमें बता रही है, वही बैंक बैलेंस जो बैंक के द्वारा पासबुक हमको दी गई है, उस पासबुक का बैलेंस भी होना चाहिए। तभी हम ये क्रॉस मैच करके उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा बैंक और कैश बराबर है। और यदि ये नहीं होता है, और मोस्टली नहीं होता है, जैसे मैं अपनी कैश बुक में बैलेंस देखता हूँ कि आज 5 जून को मेरा बैलेंस जो है 28,000 रुपये है, और उसी समय मैं बैंक में जाके अपनी पासबुक अपडेट कराता हूँ तो बैंक में वह बैलेंस 30,000 रुपये होता है। तो ये डिफरेंस क्यों हो जाता है? क्यों हमारी पासबुक और कैश बुक मैच नहीं होती? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को डिफाइन करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बैंक अकाउंट तो समझते होंगे। बैंक अकाउंट, आप ये जानते हैं कि हार्ड कैश रखना प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट समय में कितना मुश्किल होता है। व्यापारी को मान लो दिल्ली से माल खरीदना है, वह भोपाल में रहता है। अब जब वो दिल्ली माल खरीदने जाएगा तो उसको हार्ड कैश भोपाल से लेके दिल्ली तक कैरी करना कितना कठिन है, ये आज के समय में आप और हम जानते हैं। चोरी होने का डर, कैरी करते समय उसकी जवाबदारी का डर, कानूनी उलझने, आप कैश लेके जा रहे हैं, पुलिस वाला आपको रोक लेता है, पूछता है ये पैसा कहाँ से आया, लीगल फॉर्मेलिटीज और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। इसीलिए व्यापारी क्या करता है, व्यापारी कैश के साथ साथ अपने ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से करता है, इन्हीं लीगल फॉर्मेलिटीज, चोरी और अन्य विभिन्न कारणों से बचने के लिए।
तो जब व्यापारी किसी भी बैंक में जाकर व्यापार के नाम से अपना खाता मेंटेन करता है तो वह उसका बिजनेस अकाउंट बैंक में खुल जाता है। बैंक की प्रक्रिया क्या होती है? जब आप बैंक में खाता खोलते हैं, पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं तो इसके लिए बैंक आपको एक पासबुक प्रदान करता है जो एविडेंशियल प्रूफ होता है आपके बैंक के साथ किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए। साथ ही साथ व्यापारी व्यापार में जब बैंक के माध्यम से या कैश के माध्यम से ट्रांजैक्शन करता है तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वह अपने अकाउंट्स बुक में उसको रिकॉर्ड करता है। तो जब वह कैश बुक में इन बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और कैश बुक को जब वो बैलेंसिंग करता है तो उस समय उसका जो बैलेंस होता है बैंक से मिलने वाली पासबुक के बैलेंस से उसका मिलना जरूरी होता है। यदि ये दोनों ही बैलेंस आपस में क्रॉस मैच नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग wrong. Something went wrong. In such case, it is must to reconcile. It is must to reconcile your variances, your differences, and after finding these variance or difference, we prepare a statement. A statement is known as bank reconciliation statement. Clear? I repeat it. For the finding of difference between cash book and passbook and reconcile with the justified logic, prepare a statement known as bank reconciliation statement. कौन कौन से रीजन हो जाते हैं, किस कारण से अंतर आ जाता है? जब आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता। तो इनके रीजंस मैं आपको बताना चाहूँगा, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रीजन जो हैं, अरे भाई आपने चेक इशू किया, चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है। आप ये जानते हैं कि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ की होती है। मतलब आपने जिसको चेक दिया है वो 3 महीने तक बैंक में जाकर उसका पेमेंट लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो जैसे ही चेक दिया उसके नाम से पेमेंट चुकता करके कैश बुक में बैलेंस को कम कर देते हैं। तो जिस सर्टेन डे पर आप अपना बैलेंस पासबुक के बैलेंस से चेक कर रहे होंगे वहां डिफरेंस आना पॉसिबल है, वहां डेफिनेट डिफरेंस आ ही जाएगा। और क्या करते हैं भाई आप, ये तो अभी आपने चेक दिया तो वो स्वतंत्र है। ऐसे ही जब आपने चेक पाया आप भी स्वतंत्र हैं। आज आपको कोई व्यक्ति चेक देता है तो आप उसको 3 महीने के अंदर कभी भी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जब आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं उसके पहले यदि आप कैश बुक में लिख चुके हैं तो बट ऑब्वियस है कि आपकी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो
मैंडेटरी पेमेंट्स होते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैंक आजकल बहुत सारे फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराता है। आपकी मंथली लाइबिलिटीज, आपका चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे अन्य अन्य सर्विसेज जो आप बैंक से लिए रहते हैं, बैंक आपकी वो सर्विसेज के ड्यूज होते ही पेमेंट्स कर देते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता। आपको मालूम नहीं चलता, बैंक आपका बैलेंस कम कर देता है उन सर्विसेज को पेड करके, लेकिन आपको पता नहीं होता है। और जब पता नहीं होता है तो आपका बैंक बैलेंस तो एज इट इज रह जाता है। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है ये आपको पता नहीं होता है, ये हम कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। तो बैंक ने आपके अकाउंट पर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं तो आपका बैलेंस तो एज इट इज है। ये भी एक रीजन आपके कैशबुक और पासबुक का बैलेंस ना मिलने का होता है। बैंक आपको फैसिलिटेट करता है, बैंक आपको एटीएम देता है, बैंक आपके मैंडेटरी पेमेंट्स करता है, बैंक विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो भाई बैंक इन सब के लिए एक सर्टेन अमाउंट भी चार्ज करता है, बैंक चार्जेस के नाम से। कब और कितना उसने चार्ज किया ये आपको मालूम नहीं चलता, और इस कारण बैंक ने तो चार्ज लगा के आपका बैलेंस कम कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, तो भी वो आपके डिफरेंस का कारण बनता है। इट इज ह्यूमन नेचर, यू नो वेरी वेल। हमें चेक मिला 25,000 रुपए का, हमने अपनी कैशबुक में उसको 2500 ही चढ़ाया। 25,000 का चेक 2500 रुपए से क्रेडिट हुआ, बैंक ने 25,000 ही जमा किया, तो ये भी डिफरेंस का कारण बनता है। कभी कभी बैंक क्या करता है, आपके द्वारा एक ही इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसने उस इंस्ट्रूमेंट का डबल पेमेंट कर दिया, आपको पता ही नहीं चलता, तो वो भी एक रीजन बनता है। भले ही वह उस अमाउंट को बाद में सेटल कर देता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में जब जो बैंक स्टेटमेंट आप देखते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल जाते हैं। बैंक किसी दूसरे अकाउंट का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, बैंक और पासबुक को मिलाने कैशबुक और पासबुक को मिलाने के लिए जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं। इसके साथ जब हम इनको का बनता है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। काज ऑफ, यदि डिफरेंस की हम बात करें तो काज ऑफ डिफरेंस में दो तरीके से आपके बेसिकली इन डिफरेंस को डिफाइन किया गया है।
एक टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा एरर मेड बाय द बिजनेस और बाय द बैंक्स। अभी हमने जितनी बातें की इन सभी बातों को इन दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। नहीं किया, इतने के बीच में आप यदि अपना बैंक स्टेटमेंट कैश बुक के स्टेटमेंट से मिलाते हैं तो दोनों में डिफरेंस होगा ही होगा। तो वो कौन कौन से काज हैं इनके बारे में हम आपको बता रहे थे। इनको अब वन हम यहाँ पर और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइमिंग एरर्स में योर फर्स्ट डिफरेंस काज इज चेक इशू बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। क्या हमने बैंक के लिए चेक तो इशू कर दिया, लेकिन ड्यू टू एलिजिबिलिटी ऑफ 3 months चेक नॉट प्रोड्यूस टिल डेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, आपका बैंक और कैश बुक का बैलेंस डिफर हो जाता है। चलिए अब दूसरा जो टाइमिंग एरर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि आपके पास चेक आ गया लेकिन आपने जमा नहीं किया तो भी डिफरेंस का काज बनता है। अब आपने बैंक में जमा भी कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि यदि किसी पार्टी का चेक आपने रिसीव किया है और बैंक में जमा करने भेजा है तो बैंक उस चेक को कलेक्शन करने में 2 या 3 दिन का समय लेता है। प्रेजेंट सिनेरियो में ये नहीं है, क्योंकि अब मोड ऑफ कलेक्शन और क्लियरेंस वो बदल गए हैं। लेकिन ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं ये कुछ समय पूर्व की 2 साल 4 साल पहले की बातें हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सर कैसे बात कर रहे हो, आज तो फोन पे से मैं पैसा तुरंत ही यहाँ से वहाँ भेज देता हूँ। तो आज हम यूनिवर्सल पेमेंट इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो आरटीजीएस नेफ्ट भी खत्म हो गया है, पहले आरटीजीएस या नेफ्ट होता था। ये हम प्राइमरी जो बैंक बेसिक्स होते थे आज से 5 साल 10 साल पहले, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपने बैंक में चेक कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जमा कर दिया, लेकिन जैसी बैंक की प्रणाली होती है बैंक में क्लियरेंस 2 से 3 दिन के अंदर में होता है। उस बीच में यदि आप बैंक और कैश बुक का बैलेंस मिलाने बैठ जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये भी काज ऑफ डिफरेंस बनता है बिकॉज ऑफ टाइमिंग। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था अर्लियर कि बैंक आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप बैंक के माध्यम से मैंडेट पेमेंट्स लगा देते हैं उन सर्विसेज के उपयोग की। आपका टेलीफोन बिल भरना है, हम न जाएंगे, हमारा बैंक ही भर देगा। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, हम न जाएंगे, हमारा बैंक ही भर देगा। हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना है, हम न जाएंगे, हमारा बैंक ही कर देगा।
तो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द बैंक एंड पेड टू डायरेक्टली फॉर सर्टेन डिपार्टमेंट और द सर्टेन पर्सन। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप मैंडेट कर देते हैं और बैंक आपकी ये सर्विसेज पेमेंट करना स्टार्ट कर देता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, तो ये भी आपके काज ऑफ डिफरेंस बन जाता है। आज का समय है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का समय है। पहले भी व्यापारी क्या करते थे, अपने कस्टमर्स को अपना अकाउंट नंबर देके रखते थे और कहते थे भैया आप तो मेरे पैसा मेरे खाते में जमा कर देना, मेरे बैंक अकाउंट में जमा करके पावती जो है मुझको भेज देना। मतलब अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक अकाउंट। जब आपके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट हो गया तो आपको पता ही नहीं चला कि कितना कब पेमेंट आ गया, और वो भी काज ऑफ डिफरेंस बन जाता है। बैंक आपको आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है। कितना इंटरेस्ट दे रहा, कब इंटरेस्ट दे रहा, ये आपको पता नहीं होता है, तो वो भी आपके कॉज ऑफ डिफरेंस में काउंट होता है। इसके अलावा आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बैंक में प्रोड्यूस किया लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड क्या कहलाता है, पहले हमको इस पर बात करनी पड़ेगी। अरे भाई मैंने प्रियंका से 10,000 रुपये लेने हैं, प्रियंका ने मुझे 10,000 रुपये का चेक दे दिया, वो चेक जाके मैंने बैंक में लगा दिया। अब बैंक ने कहा भाई सेठ जी आप जो चेक देके गए हैं उस अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, उसमें तो 9,000 रुपये ही हैं और आपको हमको पेमेंट 10,000 रुपये करना है। तो इस स्थिति में आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, और जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो आप तो ये सोच लिए कि वो पैसा मेरे खाते में आ गया होगा, लेकिन वास्तव में बैंक से वह खाते में नहीं जमा होता है। ये भी आपका काज ऑफ डिफरेंस बनता है। फिर जो एरर्स मेड बाय बिजनेस और एरर्स मेड बाय द बैंक होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि इट्स अ ह्यूमन नेचर। बिजनेसमैन जब रिकॉर्ड करता है तो 2500 को 25,000 लिख सकता है, या राम का पैसा जो कैश में रिसीव हो गया उसको बैंक में लिख के भी गलती कर सकता है। ऐसे ही बैंक आपके अकाउंट से किसी और को पेमेंट कर सकता है, आपके अकाउंट में किसी और का पेमेंट जमा कर सकता है। तो ये सब भी आपके डिफरेंस के रीजंस बनते हैं। तो यह सब रीजंस जो होते हैं, इन रीजंस को रिकॉन्साइल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं वह आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। तो आज हमने आपसे व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन एंड व्हाट्स द नीड ऑफ प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसके बारे में बात किया। साथ ही साथ बात किया वो कौन से काज होते हैं जिनके कारण बैंक और कैश बुक में डिफरेंस हो जाता है। कल जब हम पुनः मिलेंगे तब हम बात करेंगे हाउ टू रिकॉन्साइल इन द स्टेटमेंट फॉर बैंक एंड कैश दीज रीजन्स। आज के लिए इतना ही। आशा है आज की सारी बातें जो आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और इसको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ने के लिए
वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया है, आप अपने बुक में इसको और अच्छे से स्टडी करके कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कुछ आपकी बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप कल मेरे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोबारा मैं आपको इसको डिफाइन करूँगा। आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, सब